हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक एसी की वजह से 15,000 रुपये का नुकसान हो गया है और वो किस वजह से हुआ है, कैसे हुआ है, ये मैं सारी डिटेल के साथ में आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सी एसी आपको लगानी चाहिए, ये भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लाइक सबसे पहले कर दीजिए हमारी इस वीडियो को और चैनल को अभी के अभी जाके सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि हमें अच्छा लगे। और चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कैसे नुकसान हमारे को हो गया। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा दोस्त। तो इसके घर में एक एसी ख़राब हो गई है। वो कैसे हुई है? तो इसने मुझे रात को फ़ोन किया। रात को मैंने इसे कहा कि पहले इस तरह से चेक कीजिए, डायरेक्ट स्टेबलाइज़र वगैरह इस तरह से चेक कीजिए। तो उसने सब कुछ कर लिया, लेकिन वहाँ पर E1 का एरर देखने को मिल रहा था। अभी तो चल रही है। एसी बंद हो चुकी है और E1 लिखा हुआ आ रहा है इसमें। E1 एरर देखने को हमें मिल रहा था, जो कि इसका मतलब क्या होना चाहिए वो कंपनी के उस मैनुअल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि उसका मतलब जो है क्या होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गई। फिर सुबह हुई, अगला दिन हुआ, मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर देखा तो वहाँ पर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एयर कंडीशनर लगाई गई थी। तो वहाँ पर मैंने उसे कहा कि कब लगवाया? तो उसने कहा कि साल भर हो गए मुझे लगाए हुए। मैंने उससे कहा कि ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ऐसी है और इसकी वारंटी 5 साल होती है और आप उससे सर्विस सेंटर वाले से बात करके उसे बुला लीजिए। तो उसने सर्विस सेंटर वाले को बुलाया। बुलाने के बाद उसे चेक करवाया। 1-1.5 घंटा लगा उसे चेक करने पे। पहले इंडोर चेक किया, सारे कंपोनेंट खोल के वगैरह चेक करके एरर फिर भी आ रहा था। फिर उसने बाहर का आउटडोर ओपन किया। आउटडोर ओपन करने के बाद उसने देखा अंदर से वो किट ख़राब हो गया था। जी हाँ दोस्तों, वो किट पूरा जल गया था, उसका कैपेसिटर वगैरह पूरे उड़ चुके थे। अब वो कैसे उड़े ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं कंपैरिजन बता देता हूँ कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी नॉर्मल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क होता है। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी बेसिकली क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए होती है। जैसे आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल 5,000 आ रहा है नॉर्मल एसी में, तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी से आपका लगभग 3,500 रुपये के आसपास बिल आ जाता है। यानी कि इतना डिफरेंट हो जाता है अगर आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि कंप्रेसर ऑफ नहीं होता है बल्कि स्लो हो जाता है। जैसे आपका जो फ़ैन होता है वो जो जैसे रेगुलेटर से आप स्लो करते हैं, वैसे ही इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की जो कंप्रेसर है वो भी स्लो ही होता है, मतलब ऑफ नहीं होता है जैसे जैसे आपका टेम्परेचर सेट नहीं हो जाता जितना आपने टेम्परेचर वहाँ सेट किया है। ठीक है, एसी के अंदर। और नॉर्मल एसी की अगर बात कर लें तो वो क्या है कि एसी पहले तो टेम्परेचर आपका नॉर्मल हो जाता है, तब वो कंप्रेसर डायरेक्टली ऑफ हो जाता है और फिर से ऑन हो जाता है जैसे ही टेम्परेचर आपका बढ़ने लग जाता है। तो इस तरह से इन्वर्टर टेक्नोलॉजी अलग से काम करती है। और मतलब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को आप फ़ैन रेगुलेटर समझ सकते हैं और नॉर्मल एसी को आप स्विच समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। स्विच मतलब ऑन ऑफ और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मतलब स्लो एंड हाई, इस तरह से यहाँ वर्क करता है। दूसरी बात, इनकी जो प्राइस की डिफरेंटिंग होती है वो लगभग 15,000 रुपये का डिफरेंट होता है। आप नॉर्मल एसी लेते हैं तो 30,000 रुपये में मिल जाती है और आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी लेते हैं तो 45,000 50,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी। लेकिन इसका जो मेंटेनेंस है, इन दोनों की मेंटेनेंस की मैं अगर बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा इसका मेंटेनेंस का खर्चा कौन सी एसी में आता है, बताइए आप? सबसे ज़्यादा जो खर्चा इसके मेंटेनेंस में आता है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। जी हाँ दोस्तों, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर कोई फॉल्ट हो जाता है तो लगभग 5 से 10,000 या 5,000 मिनिमम तो उसका खर्चा आ ही जाता है अगर कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाता है या उड़ जाता है। ठीक है, और अगर आपकी नॉर्मल एसी है उसके अंदर अगर कंपोनेंट ख़राब हो जाता है तो 200 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 1,000 रुपये के आसपास वो रिपेयरिंग हो जाती है।
तो आप कंपैरिजन के हिसाब से अगर देख सकते हैं और मेंटेनेंस के हिसाब से अगर आप देख सकते हैं तो नॉर्मल एसी ज़्यादा बेस्ट रहती है। ठीक है, बिल के मामले में देखें तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अभी भी इन एसीओ के अंदर काफ़ी कमियां हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कमियां क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे 15,000 रुपये का नुकसान हुआ मेरे दोस्त का, तो उसकी भरपाई कोई कंपनी नहीं कर सकती। ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने जब उससे पूछा क्या हुआ था, रात को क्या मसला था, तो उसने मुझे बोला कि रात को यार वो जो बिजली है बहुत ज़्यादा तेज़ आ गई थी। मतलब 400 वोल्ट, यानी कि हमारे जो आउटपुट करंट जो होता है, वोल्टेज होता है ट्रांसफार्मर से जो आता है वो 220 होता है, लेकिन जब उसका न्यूट्रल वगैरह फॉल्ट हो जाता है तो हमें 400 वोल्टेज तक देखना पड़ जाता है। और इस एसी के और मेल लाइन के बीच में एक स्टेबलाइज़र होता है। गाइस क्या हुआ कि वहाँ पर 440 वोल्टेज इनपुट हो गया, 440 वोल्टेज इनपुट हुआ स्टेबलाइज़र में। ठीक है, ये भी बात मैं आपको बता देता हूँ। स्टेबलाइज़र के अंदर 440 वोल्टेज इनपुट हुआ। इनपुट होने के बाद वो एसी चल रही थी। उसने मुझे कहा कि एसी तो चल रही थी, लेकिन स्टेबलाइज़र का आपको पता है काम क्या है, लो एंड हाई वोल्टेज को कन्वर्ट मतलब सेट रखना एसी के लिए। तो इंडोर यूनिट चल रहा है, मेरी बात सुना, इंडोर यूनिट बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही टाइम बीता और जो कंप्रेसर का उठने का टाइम आता है, उस समय क्या है कि इंडोर से आउटपुट लाइन जाती है आउटडोर तक। ठीक है, तो वहाँ जैसे ही स्विचिंग होती है, स्विचिंग होते ही जो आउटडोर यूनिट होता है उसके अंदर फॉल्ट होने की वजह से पूरी पीसीबी ख़त्म हो गई। तो गैस जैसे ही हाई वोल्टेज आया तो उसका जो किट है वो ख़राब हो गया। लेकिन मेन बात ये है कि आउटडोर यूनिट के जो कंप्रेसर के अंदर जो किट होता है वो ख़राब हो गया, लेकिन इंडोर के अंदर भी एक किट लगा होता है जिसकी वजह से जो सेंस करते हैं, टेम्परेचर वगैरह सेंस होता है, वो इंडोर के अंदर भी होता है। लेकिन इंडोर की पीसीबी ख़राब नहीं हुई, आउटडोर की पीसीबी ख़राब हो गई। ये काफ़ी अजीब सा मसला मुझे लगा। तो गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी वालों को और थोड़ा सुधार करना चाहिए। कंपनी वाले से मैं जैसे ही बात की, तो 30 रुपये पीसीबी है सर, कितने की? 14,630 रुपये। 14,630 रुपये की पीसीबी है। हाँ, पूरी प्लेट है ना ऊपर वाले, तो पूरी अच्छा। प्लेट ही चेंज होगी सर। अच्छा, अच्छा। चलो ठीक है सर। और 500 रुपये कंपनी का सर्विस चार्ज है। अगर आप बोलते हो तो मैं इस कॉल को अपडेट करता हूँ, आगे पीसीबी का ऑर्डर लगाता हूँ, कंपनी चाहिए 1-2 दिन का टाइम लगेगा सर। चलिए बात है। नहीं अभी तो पैसे की पहले देखता हूँ, पैसे की फिर बाहर नहीं करूँगा। तो एक बार देख लो, मेरे को वापस बता देना सर इसी नंबर पे। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर। वहाँ पर कंपनी वाले ने कहा कि 14,000 रुपये आपके मतलब इसके किट के लगेंगे और 500 रुपये इसके चार्ज लगेगा लगाने का। ठीक है, तो इस तरह से उसने कहा। तो हमने कहा यार इससे अच्छा तो एसी लेके आ जाएंगे। ठीक है, एसी नहीं लेके आ जाएंगे, और वो भी नॉर्मल एसी हम लेके आ जाएंगे। तो मैं ये कंपनियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले तो इसकी जो डिटेल मतलब इसकी जो कंप्लीट कंपोनेंट हैं इनको पहले आप सुधारिए। ठीक है, इनको अच्छा और बनाइए। तो यार कभी कभार हर आदमियों के मतलब इतना स्टेबलाइज़र या कुछ भी अगर हाई वोल्टेज आ जाता है तो कुछ तो फॉल्ट ख़त्म होना चाहिए ना। मतलब उनके अंदर ऐसा डिवाइस भी लगवाएं। आप कंपनियों को कहना चाहूँगा कि ऐसा डिवाइस लगाएं कि हाई वोल्टेज आते ही वो आपकी एसी को ऑफ कर दे, ना कि उसका किट ख़राब करे। क्योंकि देखो किट ख़राब होते ही पूरी एसी की बैंड बज जाती है, और अगर आप किट दोबारा दूसरा भी लगाएंगे तब भी उसके अंदर सेटअप नहीं होगा। मुझे पता है हो जाएगा, लेकिन उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होगी, और वो भी क्या पता ख़राब हो जाए, जस्ट जैसे ही लगाए अगले दिन ही ख़राब हो जाए। तो वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। उसके अंदर एक ऐसा कंट्रोलर लगाइए, कंप्रेसर के आउटडोर यूनिट पर ऐसा कंट्रोलर लगाइए जिसकी मदद से क्या होगा कि सारा कंट्रोल उसी के ऊपर जाए, सारा वोल्टेज उसी के ऊपर जाए, फिर हमारी आउटडोर एसी ऑन हो। तो इस तरह से वर्क होना चाहिए इन्वर्टर एसी का। ठीक है, तो ये बात थी गाइस। तो मेरी सलाह ये है कि आप इन्वर्टर एसी अभी फ़िलहाल ना लगाएं। अगर आपके वोल्टेज फ्लैक्चुएट होते हैं हाई एंड लो,
हाई एंड लो, इस तरह से अगर आपके वोल्टेज फ्लैक्चुएट आपके मोहल्ले में कहीं पे हो रहे हैं तो वहाँ पर आप इन्वर्टर एसी का उपयोग ना करें। और अगर करते भी हैं तो आपको स्टेबलाइज़र बहुत ही हाई क्वालिटी का लगाना होगा और उस स्टेबलाइज़र को ऐसा लगाना होगा जिससे हाई वोल्टेज कन्वर्ट सिस्टम चेक कर सके वो कि हाई वोल्टेज आ गया है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि वो जो इनपुट लाइन है वो तो स्टेबलाइज़र से डायरेक्टली आउटपुट हो करके सीधा वो तो कंप्रेसर पर गई और उसका किट ख़त्म हो गया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। नॉर्मल आदमी होगा वो बिल्कुल भी इस तरह की एसी नहीं लगाना चाहेगा जिससे इस तरह का नुकसान हो। देखिए नॉर्मल एसी होती है उसके अंदर 1000-1500 रुपये में रिपेयरिंग हो जाती है, लेकिन इन्वर्टर एसी के अंदर 15-20 हज़ार रुपये कौन खर्चा करेगा भाई। तो यही सलाह है कि एसी के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जाए कि जिससे वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो और छोटा सा कंपोनेंट ख़राब हो जिसे हम रिपेयरिंग या फिर चेंज कर सके कम से कम प्राइस में। तो चलिए दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए, और आपका क्या सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।